गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट शुरू करने जा रहे हैं, स्पीड डिस्टेंस टाइम। अगर एसएससी मेंस को स्टैंडर्ड मान लिया जाए तो आप 4 से 5 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर यूनिट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस यूनिट में 4 चैप्टर्स होते हैं। पहला ये स्पीड डिस्टेंस टाइम खुद, दूसरा ट्रेन्स, तीसरा रेसेस दौड़, और चौथा बोट्स एंड स्ट्रीम्स। और किसी भी जनरल कंपटीशन की बात की जाए तो करीब करीब आप एक और 2 सवाल तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। खास बात यह है कि दिस इज़ अ यूनिट जिसके सवाल आप तब तक नहीं बना सकते हो until and unless you are having a very good concept over speed distance time. Fine. That means कि this is a highly conceptual unit and I am very sorry to say कि आज कंपटीशन का लेवल इतना हाई हो गया है कि स्पीड डिस्टेंस टाइम में एटलीस्ट सवाल का स्तर बहुत ऊंचा रहता है। फाइन, मतलब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल होते हैं। इस चैप्टर में हम लोग एक खास चीज़ देखेंगे कि ये पूरा चैप्टर केवल एक ही फॉर्मूला पर टिका है, बट ऑब्वियस है कि इसकी 2 अलग अलग कोरोलरीज है, 2 अलग अलग रिजल्ट्स हैं, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। आई होप आप ये समझ पा रहे हो। तो एकमात्र फॉर्मूला जिस पर पूरा का पूरा चैप्टर टिका होगा एंड दैट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। फाइन, इसको फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट आप समझ सकते हो कि चाल बराबर दूरी बटा समय। फाइन, इसका ही एक रिजल्ट निकल कर आता है, क्रॉस में मल्टीप्लाई अगर करोगे तो स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस, और इसका ही एक और रिजल्ट आता है, टाइम को यहाँ ले जाओगे स्पीड को यहाँ लाओगे तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दैट मीन्स पूरे चैप्टर में हम लोग केवल 3 फॉर्मूला एक ही है, उसके 2 अलग अलग रिजल्ट्स हैं। फाइन, तो इस फॉर्मूला को ही लेकर चलेंगे और सारा कंसेप्ट कहीं ना कहीं इसके ही इर्द गिर्द चलता रहेगा। एनीवेज, डायरेक्टली वी वुड स्टार्ट टू आवर कंसेप्ट। आज का क्लास बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ये पूरा यूनिट करीब करीब 10 से 12 घंटे का लेक्चर सीरीज में डिवाइडेड होगा। फाइन, आज हम लोग देखने वाले हैं प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स। यू कैन एक्सपेक्ट 1 क्वेश्चन इन एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन, एनी जनरल कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन। फाइन, एंड दिस इज अ हाईली कंसेप्चुअल टॉपिक। इसका कनेक्शन आगे पूरे स्पीड डिस्टेंस टाइम में होगा, इसलिए आप थोड़ा ध्यान से इसको देखेंगे। एनीवेज, आई एम जस्ट ट्राइंग टू विजुअलाइज यू अ सिचुएशन। हम यहां प्रयास करेंगे आपको एक सिचुएशन विजुअलाइज करवाने का। मान लिया जाए कि ये एक प्लेटफॉर्म है और मान लिया जाए कि ये एक ट्रेन है। फाइन, let us assume this to be a platform and this to be a train. अब बट ऑब्वियस है रेलगाड़ी है तो इसकी कुछ लंबाई होगी, लेट इट बी लेंथ ऑफ ट्रेन। फाइन, बट ऑब्वियस है प्लेटफॉर्म है तो इसकी भी कुछ अपनी लंबाई होगी, लेट दिस बी लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। फाइन, खास बात कि एक ट्रेन की लंबाई अ वेरी मिनिमम 100 मीटर्स होती है। फाइन, और प्लेटफॉर्म की भी लंबाई अ वेरी मिनिमम 100 मीटर्स की होती है। फाइन, मतलब ट्रेन और प्लेटफॉर्म करीब करीब सेम या एक प्रोमिनेंट लेंथ का है। एनीवेज, what I am trying to visualize you
कि ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार करने वाली है एंड यू आर हैविंग अ स्टॉप वॉच, और इस स्टॉप वॉच से आप समय कैलकुलेट करने वाले हो। फाइन, टाइम दिस ट्रेन टेक्स टू क्रॉस दिस प्लेटफॉर्म। वापस एक बार समझेंगे आप कि हम आपको एक स्टॉप वॉच दिए हैं और हमने आपसे ये कहा है कि काइंडली समय कैलकुलेट करके बताओ ये रेल इस प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। फाइन, अब बट ऑब्वियस है कि अगर आपके पास स्टॉप वॉच है तो एक समय आप स्टॉप वॉच को ऑन करोगे और एक समय आप स्टॉप वॉच को ऑफ करोगे। तो अब सोचने वाली बात है कि कब स्टॉप वॉच को ऑन किया जाए और कब स्टॉप वॉच को ऑफ किया जाए। पर्पस हमारा ये है, हमारा पर्पस ये है कि इस रेल को, इस प्लेटफॉर्म को पार करना है। फाइन, तो यू हैव टू स्टार्ट योर वॉच, यू हैव टू स्टॉप योर वॉच। तो ये दो सिचुएशन हम लोग देखना चाहते हैं। तो थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस आप लगाओगे तो ट्रेन का अगला हिस्सा जैसे ही यहां पर पहुंचेगा, मतलब प्लेटफॉर्म के इस एंड पर पहुंचेगा, तो आप ये कह सकते हो कि देखो मेरा रेल प्लेटफॉर्म को पार करने आ चुका है। दैट मीन्स आई कैन स्विच ऑन माई स्टॉप वॉच। आई होप थिंग्स आर क्लियर टिल नाउ। मतलब रेल का ये वाला हिस्सा प्लेटफॉर्म के इस हिस्से के सामने समीप सीधी रेखा पर जैसे ही आएगा आप अपने घड़ी को चालू करोगे और यही इंजन, यही ट्रेन का अगला हिस्सा जब यहाँ पर पहुँच जाएगा, इसका अर्थ ये हुआ कि ट्रेन का पिछला हिस्सा इसके समीप आ जाए, तब आप अपने घड़ी को बंद करोगे। मतलब घड़ी को चालू करना और घड़ी को बंद करना, ये दो बिंदु हम लोगों को रेस्पेक्टिवली मिल गया। फाइन, वापस से अगर आप देखेंगे तो दिस इज द पॉइंट जहाँ पर आपने अपने घड़ी को चालू किया और दिस इज द पॉइंट जहाँ पर आपने अपने घड़ी को बंद किया। फाइन, तो अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि इस दौरान इस रेल ने कितनी दूरी तय की, तो आप बोलोगे कि सर यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसको अगर बाइफरकेट करो तो थोड़ी देर पहले हम लोग बात किए थे कि यहाँ से यहाँ क्या है, लेंथ ऑफ ट्रेन। जैसा रेल की लंबाई इस तरफ है वैसे ही रेल की लंबाई यहाँ से यहाँ तक भी होगी। दैट मीन्स कि अगर हम यहाँ से आधार ले लें यहाँ तक, फाइन, तो ये यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी जो होगी दैट विल बी लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन। आई होप थिंग्स आर क्लियर। फाइन, एक बार दोबारा समझेंगे, दिस इज हाईली कंसेप्चुअल टॉपिक। ये अगर आप समझ गए तो होपफुली ट्रेन से रिलेटेड जो 13 सवाल पूछे जाते हैं, आई शुड टेल यू दिस कि प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स के 13 सब टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। फाइन, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज का एजेंडा है ये 13 सवाल देखना। तो उसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि यदि एक रेल एक प्लेटफॉर्म को पार करती है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। तो थोड़ा ध्यान से देखें, जब ट्रेन का ये वाला हिस्सा यहाँ पर होगा तो आप कहोगे कि सर ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करने आ चुकी है, और जब ये वाला हिस्सा यहाँ पर पहुँच कर चला जाएगा तो आप कहोगे ट्रेन प्लेटफॉर्म को छोड़कर जा चुकी है। दैट मीन्स यदि एक रेल एक प्लेटफॉर्म को पार करती है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी बराबर यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि हमने आधार इसको बनाकर रखा था। आप कह सकते हो कि हम ट्रेन के अगले हिस्से को आधार ना बनाकर अगर पिछले हिस्से को आधार बना ले तो क्या होगा। कुछ नहीं, 100% सेम डेटा आएगा। अगर ट्रेन के पिछले हिस्से को आप आधार बनाओगे तो ट्रेन का पिछला हिस्सा जब यहाँ पर होगा तो आप कहोगे ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है। फाइन, यही ट्रेन का पिछला हिस्सा जब यहाँ चला जाएगा तो आप कहोगे ट्रेन प्लेटफॉर्म को छोड़कर जा चुकी है। फाइन, दैट मीन्स आप इस चीज़ को यहाँ से लेकर यहाँ तक भी देख सकते हो। अगर इसको दो भाग में तोड़ोगे तो दिस इज़ योर लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म एंड दिस इज़ योर लेंथ ऑफ ट्रेन। बात बराबर है। एनीवेज, तो हम लोग ये फाइनल कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि यदि एक रेल एक प्लेटफॉर्म को पार करती है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी बराबर, आई एम टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर। तो हम स्टॉप वॉच से समय कैलकुलेट कर लिए। हमने एक बार अपने घड़ी को चालू किया और हमने एक बार घड़ी को बंद किया, या फिर एक बार हमने इस पोजीशन पर घड़ी को चालू किया और इस पोजीशन पर घड़ी को बंद किया, डिपेंडिंग अपॉन कि हम उस ट्रेन में किसको रेफरेंस मानकर चल रहे हैं। फाइन,
दोनों दशा में हमको यही चीज दिखा कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। हम तीसरी बार ये कह रहे हैं कि यदि एक रेल एक प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो उसके द्वारा तय की गई दूरी बराबर रेल की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। एनीवेज, अगर आपसे ये कहा जाए कि जो स्टॉप वॉच से कैलकुलेट किए हो, जो समय कैलकुलेट किए हो आप स्टॉप वॉच से, कि ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार करने में कितनी समय ले रही है, फाइन। तो अगर मान लो आप उस समय को वेरीफाई करना चाहते हो मैथमेटिकली, तो समय बराबर, थोड़ी देर पहले हम लोग फॉर्मूला देखे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और अभी ये हम लोग जाने हैं कि डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड होगा, जो वैल्यू होगा, दैट विल बी लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। अब उस सिनेरियो को वापस से अगर याद करें, दिस वॉज योर प्लेटफॉर्म एंड दिस वॉज योर ट्रेन, फाइन। इस सीन को वापस से हम लोग विजुअलाइज करें तो ये बताओ यहां पर चलने वाला कौन है, स्पीड किसकी है? तो बट ऑब्वियसली स्पीड केवल ट्रेन की है, तो यहां पर डिनोमिनेटर पर क्या होगा, स्पीड ऑफ ट्रेन। आई डोंट थिंक कि इससे आसान कोई फॉर्मूला हो सकता है। तो हम लोगों को एक कंक्लूजन मिला कि इफ अ ट्रेन पासेस अ प्लेटफॉर्म, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। ध्यान से मेरी बातों को आप सुनेंगे, आई एम टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस। फिर से सुने, कंफ्यूज नहीं करना है यहाँ। इफ अ ट्रेन पासेस अ प्लेटफॉर्म, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, दिस वन डिस्टेंस, एंड टाइम टेकन बाय इट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म बाय स्पीड ऑफ ट्रेन, क्योंकि चलने वाला एकमात्र ट्रेन है। अब खास बात यहां यह है कि जैसा प्लेटफॉर्म वैसा ही ब्रिज। दैट मीन्स यहां पर हम प्लेटफॉर्म के स्थान पर अगर ब्रिज को लिख दें, पुल, मतलब यदि एक रेल एक पुल को पार करती है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी बराबर रेल की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, और उसके द्वारा लिया गया समय बराबर रेल की लंबाई, पुल की लंबाई, रेल की चाल, क्योंकि चलने वाला तो एकमात्र रेल है। खास बात यह है कि स्टेशनरी ब्रिज के स्थान पर अगर स्टेशनरी ट्रेन हो, एक स्थिर रेलगाड़ी, तो वो भी तो एक प्लेटफॉर्म के माफिक ही है। मतलब यहां पर ब्रिज ना हम कहकर स्टेशनरी ट्रेन भी कह सकते हैं, फाइन। तो तीसरा सवाल आपका सिमिलर बन जाता है कि यदि एक रेल एक स्टेशनरी रेल को पार करती है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी बराबर रेल की लंबाई, स्थिर रेल की लंबाई, और उसके द्वारा लिया गया समय बराबर रेल की लंबाई, स्थिर रेल की लंबाई, रेल की चाल। खास बात यह है कि इसके स्थान पर अगर फैक्ट्री हो जाए तो फैक्ट्री भी एक प्लेटफॉर्म के माफिक है, फैक्ट्री भी एक स्थिर रेलगाड़ी के माफिक है, फैक्ट्री भी एक पुल के माफिक है। मतलब हम कह सकते हैं रेल की लंबाई, फैक्ट्री की लंबाई, रेल की चाल। और जो पांचवा सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है इसी पैटर्न पर, सिमिलर फॉर्मेट पर, वो होता है टनल, गुफा। आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर। दैट मीन्स कि हम लोग 5 सवाल ले सकते हैं एक ही फॉर्मेट पर। वो 5 प्लेटफॉर्म हो सकता है, टनल हो सकता है, ब्रिज हो सकता है, स्टेशनरी ट्रेन हो सकता है, स्थिर रेलगाड़ी, या फैक्ट्री हो सकता है। तो आई वुड सजेस्ट कि ये 5 अलग अलग फॉर्मूला बनाने से बेहतर है ये 5 को एक नया टर्म दे दिया जाए और कहा जाए ऑब्जेक्ट, फाइन। और फॉर्मूला को थोड़ा सा बदल दिया जाए और कहा जाए कि यदि एक ट्रेन एक ऑब्जेक्ट को पार करती है तो उसके द्वारा लिया गया समय बराबर रेल की लंबाई प्लस ऑब्जेक्ट की लंबाई बटा रेल की चाल। आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर कि इफ अ ट्रेन पासेस an object, total distance traveled by it is equal to length of train, length of object, and total time taken by it is equal to length of train, length of object, speed of train.
आप ध्यान से देखेंगे, हम एक बार डिस्टेंस की बात करते हैं, एक बार टाइम की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस चैप्टर में समझना ज़रूरी है कि डिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, टाइम का मैग्नीट्यूड क्या होता है, स्पीड का मैग्नीट्यूड क्या होता है। फाइन, वापस एक बार फाइनली हम लोग इसको रिपीट करेंगे कि इफ अ ट्रेन पासेस एन ऑब्जेक्ट, total distance traveled by it is equal to length of train, length of object, and total time taken by it is equal to length of train, length of object by speed of train. Anyways, तो हमने आपसे भी थोड़ी देर पहले बताया कि कुल मिलाकर 13 सवाल पूछे जाते हैं इसमें, जिसमें 5 सवाल हम लोग देख लिए हैं। आज का एजेंडा है वो 13 सब टाइप ऑफ क्वेश्चन देखने का। फाइन, अगर हम लोग इस फॉर्मूला के नेचर को वापस देखें तो टाइम बराबर हम लोग देखें लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट बाय स्पीड ऑफ ट्रेन। फाइन, क्या इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है, लेंथ ऑफ ट्रेन बाय स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट बाय स्पीड ऑफ ट्रेन। बेसिक मैथ्स है, कुछ नहीं किया, डिनोमिनेटर को बाइफरकेट कर दिए, 2 भाग में बांट दिए। फाइन, जो डिनोमिनेटर था इसको एक फ्रैक्शन बना दिया, इसको एक फ्रैक्शन बना दिया। दैट मीन्स हमको यहाँ से कंक्लूजन निकल कर आया कि जो टाइम एक वस्तु को पार करने में रेल लेती है उस पर 2 चीज़ का इफेक्ट होता है। एक होता है रेल की अपनी लंबाई और उसकी चाल, और एक होता है वस्तु की लंबाई और उसकी रेल की चाल। फाइन, वापस एक बार देखेंगे, लेंथ ऑफ ट्रेन बाय स्पीड ऑफ ट्रेन, मतलब ये जो समय निकल कर आ रहा है वो किन 2 चीज़ों पर डिपेंडेंट है। तो पहला लेंथ ऑफ ट्रेन बाय स्पीड ऑफ ट्रेन और दूसरा लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट बाय स्पीड ऑफ ट्रेन। फाइन, ये केवल ऐसा नहीं है, ध्यान रहे, अगर ऐसा होता तो सिचुएशन डिफरेंट होता। यहाँ ये स्पीड ऑफ ट्रेन से डिवाइड हो रहा है। अब इसका अर्थ क्या है, फाइन, इसका रिलेवेंस क्या है, थोड़ा सा समझेंगे आप। Let us assume this time be 20. Fine. Yeah, let us assume this time be 9. And let us assume length of train be 200. And let us assume speed of train be 40. This one 160. And this one 40. I hope this is a justified equation. Fine. ये ऐसे 5 बार गया और ये ऐसे 4 बार गया। Fine. मतलब हमने ये देखा कि जो 9 सेकंड एक वस्तु को पार करने में रेल ने लगाई, उसमें 5 सेकंड उसकी खुद की लंबाई बटा उसकी खुद की चाल, और 4 सेकंड क्यों लगा, क्योंकि उस वस्तु को पार करने में 4 सेकंड लगा। 160 मीटर की वो वस्तु थी, जो हम लोग प्लेटफॉर्म की बात किए, ब्रिज की बात किए, टनल की बात किए, या एज सच। ओके, इन अ केस ये 160 ना होता, इन अ केस ये 0.25 होता, तो 0.25 बटा 40 जब हम करते, फाइन, तो ये तो 0.00 समथिंग आता, मतलब यहां फिर 9 नहीं होता, ये 5.00 कुछ होता। आई होप आप ये समझ पा रहे हैं। अब इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि जब तक लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट लेंथ ऑफ ट्रेन के कंपेरेबल लेंथ का है, फाइन, जब तक लेंथ ऑफ ट्रेन के कंपेरेबल लेंथ का लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है, तब तक टाइम पर इफेक्ट इसका भी होगा और इसका भी होगा। लेकिन अगर लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, इफ लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू लेंथ ऑफ ट्रेन, फाइन, तो ये तो खुद में बहुत छोटा सा आंकड़ा हो गया, और इस छोटे से आंकड़े को इन जनरल स्पीड ऑफ ट्रेन एक बड़ा मैग्नीट्यूड का आंकड़ा होता है। दैट मीन्स एक छोटे से आंकड़े को आपने एक बड़े आंकड़े से डिवाइड करके और छोटा बना दिया, तो वो अपना इम्पैक्ट इस समय पर नहीं डाल पाया, तो वाई नॉट अज्यूम दिस एज 0। फाइन, तो आप क्विकर मैथ्स के बुक में देखोगे तो पर्टिकुलर देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। फाइन, एक होता है पेड़ का सवाल, ट्री, एक होता है स्टैंडिंग मैन का सवाल, स्थिर व्यक्ति, एक होता है खंभे का सवाल, पोल, और एक होता है टेलीग्राफ पोस्ट का सवाल। ये 4 सवाल में आप देखोगे लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट को 0 कंसीडर किया जाता है। फाइन, इररेस्पेक्टिव कि ये चारों केस में
कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू ऑब्जेक्ट की होती है। जैसे आदमी अगर मोटा हुआ तो 1 मीटर का हो सकता है, फाइन, क्योंकि हम लोग बात ऐसे कर रहे हैं, ट्रेन इस तरीके से पार कर रही है, तो एक आदमी की चौड़ाई यहाँ पर उसकी लंबाई हो जाएगी, यहाँ पर हम लोग जो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ले रहे हैं वो उसका विड्थ हो जाएगा, ऑब्जेक्ट की विड्थ हो जाएगी। तो उस केस में आप थोड़ा ध्यान से देखो तो एक आदमी 1 मीटर चौड़ा हो सकता है, एक पेड़ 1 मीटर 1.25 मीटर चौड़ा हो सकता है, एक खंभा 1 मीटर चौड़ा हो सकता है, फाइन, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी। लेकिन उसको क्यों जीरो अज्यूम किया जाता है? क्योंकि हम लोगों का फॉर्मूला का नेचर ऐसा है कि लेंथ ऑफ ट्रेन बाय स्पीड ऑफ ट्रेन, केवल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं है, उसको डिवाइड करना है स्पीड ऑफ ट्रेन से। दैट मीन्स एक छोटा सा आंकड़ा ऑलरेडी था, उसको हमने बड़े आंकड़े से डिवाइड करके और छोटा बना दिया, अब वो नगण्य हो गया, नेग्लिजिबल हो गया। फाइन, आई होप यहां तक आप समझ पा रहे हैं। तो इससे एक बेनिफिट मिलता है हमको, बेनिफिट ये मिलता है कि 4 और सवाल सॉल्व हो जाता है और विथ अ वेरी इजी फॉर्मूला, क्योंकि हम लोग यहां पर अब लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट को 0 अज्यूम करने वाले हैं। तो द मोमेंट हमने लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट को 0 अज्यूम कर लिया तो फॉर्मूला तो और सरल हो गया, फॉर्मूला तो ऐसा कुछ बन गया। अब कब? तो पहला पोल, दूसरा स्टैंडिंग मैन, तीसरा ट्री और चौथा टेलीग्राफ पोस्ट। आई एम यूजिंग द सेम वर्ड जो एग्जाम में क्वेश्चन में आता है। तो 13 सवाल पूछे जाते हैं, तो 5 हम लोग वहां पर देखे थे जहां पर ऑब्जेक्ट प्लेटफॉर्म था, फैक्ट्री था, स्टेशनरी ट्रेन था, टनल था या ब्रिज था, और 4 सवाल हम लोग यहां पर देख रहे हैं जिसमें खंभा, पोल, स्टैंडिंग मैन, ट्री और टेलीग्राफ पोस्ट। ये चारों केस में हम लोग लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट को 0 अज्यूम कर ले रहे हैं। 0 इसलिए अज्यूम कर रहे हैं क्योंकि हम लोग का फॉर्मूला का नेचर ऐसा है कि लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट आइसोलेटेड लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं है। टाइम पर जो इफेक्ट है वो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट का नहीं है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन का है। मतलब एक छोटा सा आंकड़ा को हम बड़े आंकड़े से डिवाइड करके और छोटा बना दिए, इसलिए उसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। एनीवेज, अच्छा, अब तक आप थोड़ा सा वापस फ्लैशबैक करो तो हम लोग 9 सवाल देखे हैं। आई वुड लाइक टू कोट ऑल दोज: प्लेटफॉर्म, ब्रिज, टनल, फैक्ट्री, स्टेशनरी ट्रेन, ट्री, पोल, स्टैंडिंग मैन, टेलीग्राफ पोस्ट। आप एक चीज सब में कॉमन देख रहे होंगे कि दे ऑल आर स्टेशनरी। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ऑब्जेक्ट मूव करे, मतलब व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ऐसा भी तो हो सकता है। तो अब इसके लिए आपके स्टैंडर्ड क्विकर मैथ्स के बुक में एक बड़ा सरल फॉर्मूला दिया हुआ है, टाइम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट बाय स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस माइनस स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। फाइन, और कहा जाता है प्लस लेना है ऑपोजिट डायरेक्शन के केस में और माइनस लेना है सेम डायरेक्शन के केस में। दिस इज समथिंग टू मेमोराइज। ओके, स्टिल होता यह है कि एग्जामिनेशन हॉल में ये प्लस माइनस में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। फाइन, तो आई वुड लाइक टू गिव यू वन एग्जाम्पल जिससे ये फॉर्मूला भी क्लियर हो जाएगा और ये ऑपोजिट डायरेक्शन और सेम डायरेक्शन का इशू भी रिजॉल्व हो जाएगा। आप अज्यूम कर लो कि ये एक बस है एंड दिस इज अ साइकिल जिस पर आप बैठे हुए हो, मोटरसाइकिल भी हो सकता है, एंड दिस बस इज स्टेशनरी। फाइन, आप इधर से आए, इसको क्रॉस कर गए, क्रॉस कर ही जाओगे, कुछ समय लगेगा, अज्यूम किए हैं 5 सेकेंड। फाइन, ध्यान रहे ये बस स्टेशनरी है, आप इधर से आए, पार कर गए, क्रॉस कर गए। एनीवेज, दिस टाइम बस इज मूविंग टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन एंड यू आर मूविंग टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, बट ऑब्वियस एक दूसरे को पार कर जाओगे। फाइन, क्या अभी भी 5 सेकेंड लगेगा? कॉमन सेंस लगाकर सोचना। आंसर होगा नहीं, उससे बहुत कम लगेगा। थोड़ी भी कठिनाई हो इस चीज़ को विजुअलाइज करने में तो आप हाईवे वाला वो सीन याद करना जब एक गाड़ी उस दिशा से आता है, एक गाड़ी इस दिशा से जाता है। फाइन,
तो उस केस में विथ अ ब्लिंक ऑफ आई एक दूसरे को हम लोग पार कर जाते हैं, पलक झपकाते ही पार कर जाते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि विपरीत दिशा में जाने में समय हमेशा कम लगता है। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जिसको हम लोग थोड़ी देर में रिलेट करेंगे। मतलब विपरीत दिशा में जाने में समय हमेशा कम लगता है। तीसरा केस, बस जा रहा है इस दिशा में, आप जा रहे हो इस दिशा में, आपकी स्पीड बस से कम है, कभी पार नहीं कर पाओगे। आपकी स्पीड बस के बराबर है, कभी पार नहीं कर पाओगे क्योंकि ये वाला डिस्टेंस मेंटेन्ड रहेगा। अब आपकी स्पीड बस से थोड़ी भी अधिक है तो क्रॉस तो करोगे ही, लेकिन 2 सेकंड में नहीं कर पाओगे, 5 सेकंड में नहीं कर पाओगे। लेट अस टेक वन एग्जांपल, 7 सेकंड। दिस इज मेयर वन एग्जांपल। फाइन। कहने का मतलब यह है कि विपरीत दिशा में जाने में समय कम लगता है, लेकिन समान दिशा में, सेम डायरेक्शन में ओवरटेक करने में समय अधिक लगता है। फाइन। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप रिलेट कर सकते हो जो फॉर्मूला क्विकर मैथ्स के बुक में दिया रहता है। फाइन। आगे देखते हैं। एजेंडा यही है समझना कि कब प्लस का साइन लेंगे, कब माइनस का साइन लेंगे। फाइन। आई होप आप ये तो समझ चुके हो कि टाइम बराबर हम लोग का मदर कंसेप्ट कहता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस हम लोग शुरू से देखते आए हैं लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट या लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। फाइन। अब चूंकि इस चैप्टर में हम लोग अपने मदर कंसेप्ट से दूर नहीं हट सकते हैं, तो यहाँ पर तो स्पीड ऑफ ट्रेन होगा ही होगा। मेरे पास ऑप्शन बचता है प्लस माइनस स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट का। ये बात तब की हो रही है जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। वस्तु भी मूव कर रहा हो, वस्तु की भी अपनी एक कोई चाल हो, तो रेल की लंबाई, वस्तु की लंबाई, रेल की चाल प्लस माइनस वस्तु की चाल। फाइन। बात हम लोग अभी किए थे ऑपोजिट डायरेक्शन में। फ्लैशबैक करें आप, समय कम लगता है। फाइन। अगर समय कम लगता है तो स्पीड क्या होता होगा? ज्यादा होता होगा। थोड़ा कॉमन सेंस से बताओ कैसे। तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस बराबर स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या यहां इनडायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है? क्या हम कह सकते हैं कि स्पीड बढ़ाओ समय कम लगेगा, समय बढ़ाओ स्पीड कम लगेगा? फाइन। या समय स्पीड बढ़ाओ तो टाइम कम लगेगा, स्पीड घटाओ टाइम अधिक लगेगा। दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग, मैटर ऑफ कॉमन सेंस। तो जब समय कम लग रहा है तो स्पीड पर क्या इंपैक्ट होता होगा? अधिक होता होगा। अधिक कब होगा? जब किसी में कुछ जोड़ेंगे। मैथ्स में प्लस का साइन डिनोट करता है अधिक करने के लिए। फाइन। सेम डायरेक्शन, समय पर इंपैक्ट क्या पड़ेगा? विजुअलाइज करें। ओवरटेक करने में समय ज्यादा तो स्पीड कम, समय ज्यादा तो स्पीड कम। कम के लिए मैथ्स कौन सा साइन देता है? आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर। फाइन। अब इस फॉर्मूला पर आधारित 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 होता है मूविंग मैन से और 2 होता है मूविंग ट्रेन से। फाइन। आई होप आप समझ पा रहे हैं। समय बराबर ट्रेन की लंबाई, आदमी की बात हो रही है तो आदमी के लेंथ को हम लोग इग्नोर करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात किए थे 1 मीटर 150 मीटर 200 मीटर के सामने अपना अस्तित्व नहीं रखता है। स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस माइनस स्पीड ऑफ मैन। आई होप समझ रहे हैं आप। प्लस ऑपोजिट डायरेक्शन में, माइनस सेम डायरेक्शन में। तो 2 सवाल यहां से निकल कर आता है। तो जो हम लोग थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे कि कुल मिलाकर 13 सवाल इस फॉर्मेट पे पूछे जाते हैं, जिसमें 9 का हम लोग जिक्र पहले कर चुके हैं, तो ये बन गया 10 और 11। मूविंग ट्रेन, टाइम बराबर रेल की लंबाई दूसरे रेल की लंबाई, पहले रेल की चाल दूसरे रेल की चाल। मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन 1, लेंथ ऑफ ट्रेन 2, स्पीड ऑफ ट्रेन 1 प्लस माइनस स्पीड ऑफ ट्रेन 2। फाइन।
आई होप प्लस फॉर ऑपोजिट डायरेक्शन, माइनस फॉर सेम डायरेक्शन। मतलब यदि एक रेल एक दूसरे रेल को पार कर रही है और दोनों रेल की अपनी कोई चाल हो, दोनों रेल मूव कर रही हो, दोनों रेल की अपनी कोई स्पीड हो, तो हम लोगों का फॉर्मूला ऐसा बनकर आता है। फाइन। तो हम लोग यहाँ पर देखें टोटल 13 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, और ये 13 सवाल पर्टिकुलर इस फॉर्मेट पर पूछे जाते हैं। ट्रेन से रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हम लोगों का आगे का एजेंडा होगा। फाइन। टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड 13 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, और इसके बाद वाले लेक्चर में इस फॉर्मूला का इम्प्लीकेशन और भी कुछ होगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।